नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम और आप जो पेपर सॉल्व करेंगे वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आगरा डिवीज़न द्वारा एग्ज़ाम का पेपर है। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है, तो इंस्ट्रक्शन को देखिए पहले। ये क्वेश्चन पेपर ब्लॉग साइट पे भी है, आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं, फिर यहाँ आके वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे तो readyexam.in जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आ गए हैं और पढ़ते हैं। लीव ऑन एवरेज पे शैल बी क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ option A 2.5 days for each completed year of month of service, B 2.0 days for each completed calendar month of service, C 3.0 days for each completed calendar month of service, and D is 1.5 days for each completed calendar month of service। रेल सेवा के अवकाश खाते में औसत वेतन छुट्टी पर किस दर से जमा की जाएगी? सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 1.5 दिन। सही आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। ढाई दिन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड विच कैन बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। कम्यूटेड लीव मेडिकल ग्राउंड पर अधिकतम सीमा जो पूरी सेवा के दौरान प्राप्त की जा सकती है वो है ए अनलिमिटेड यानी कि असीमित, बी 180 दिन, सी 300 दिन और डी 360 दिन। यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी है, 180 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, कैश पेमेंट इन लीव ऑफ अनयूटिलाइज्ड एलपी ऑन द डे ऑफ सुपरन्यूएशन इज डेल्ड बाय विच रूल ऑफ IREC। सेवानिवृत्ति के दिन एलपी के एवज में नगद भुगतान IREC के किस नियम से किया जाता है? नियम संख्या 550 ए, नियम 549 ए, नियम 550 बी और इनमें से कोई नहीं। रूल नंबर 550 ए, रूल नंबर 549 ए, रूल नंबर 550 बी एंड नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ए, रूल नंबर 550 ए। Okay. Gazetted post is the post to which appointment is made by A notification in the national newspaper, B notification in the Gazette of India, C notification by the UPSC and D is none of these। राजपत्रित पद वह पद है जिसमें निम्नलिखित के द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रीय समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सी यूपीएससी द्वारा अधिसूचना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बी होगा, नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, overseas pays means pay granted to a railway servant when he is serving। ओवरसीज पे या वेतन का मतलब होता है रेलवे सेवक को दिए जाने वाला वेतन जब वो सेवा कर रहा हो। ए इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल, अपने अधिवास के देश के अलावा किसी अन्य देश में। बी इन अदर रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे, सी इन अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद इन इंडिया एंड डी इज नन ऑफ दिस। जो सही आंसर है वो ए है, इन ए कंट्री अदर देन
the country of his domicile. Question number 6. Which is the highest grade in administrative hierarchy among the following? निम्नलिखित में से प्रशासनिक पदानुक्रम में उच्चतम श्रेणी कौन है? HAG, SAG, SG और JAG। सही आंसर HAG, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RCT इन रेलवे पार्लेंस? रेलवे की बोलचाल में RCT का सही पूर्ण रूप क्या है? ए, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, बी है रेलवे कमीशन ट्रिब्यूनल, सी है रेलवे सेंटर फॉर ट्रैफिक रेलवे सेंटर फॉर ट्रैफिक, एंड डी इज रेलवे कोर्ट ट्रिब्यूनल। राइट आंसर इज ए, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ओके, question number 8. What does E stand for in the lieu of what does E stand for in term largest in railway? यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है। Largest is a liberalized active retirement scheme for guaranteed employment for safety staff. Here is employment. C. Question number 9. Child care leave for female employee given up to days maximum. It's a direct question. 730 days is the right answer. 730 दिन मिलते हैं उनको। मैटरनिटी लीव इज परमिसेबल 4 days। मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकार किया जाता है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 180 days के लिए। सस्पेंशन इज ए नॉट ए पेनल्टी। ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। How many lectures are attached with major penalty charges memorandum? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 लेक्चर होते हैं उसके अंदर। एक है आरोपों की मद, नंबर 2 पे है कदाचार की विवरण, और नंबर 3 का जो लेक्चर है उसमें गवाहों की सूची होती है, और 4 में होते हैं दस्तावेजों की सूची। तो ये 4 मेजर पेनल्टी में अटैचमेंट होते हैं जिनको लगाना ज़रूरी होता है, जो चार्जशीट के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ गए हैं। Which of the standard form is required to be used for issuing the order of deemed suspension? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई होप कि पिछले वीडियो को देखते हुए आप लोगों ने फॉर्म को याद कर लिया होगा। और ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन इज SF2। ठीक है, SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, SF2 ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन है, SF3 चार्जशीट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय, एंड SF4 इज रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। Question number 14. What would be correct procedure when a faulty charge sheet required modification or addition? तो दोषपूर्ण चार्जशीट में संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता होने पर क्या सही प्रक्रिया होगी? तो पहले तो जो ऑप्शन ए है यही राइट आंसर है, कैंसिलेशन द अर्लियर चार्जशीट विथ रीजन। ठीक है, कारणों के साथ चार्जशीट को रद्द करके फिर नया चार्जशीट इशू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदर द डिसिप्लिनरी केस इनिशिएटेड अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट एंड RSDA रूल्स सब्सिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड हिज केस शुड बी। तो जब कोई आदमी मर जाता है ना तो उनका केस क्लोज कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर डी होगा, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ DR 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज? तो ऑप्शन है रूल नंबर 9, रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 6 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा, रूल नंबर 6।
रूल नंबर 9 जो है वो मेजर पेनल्टी इम्पोज करने के दौरान, यानी कि बड़ी सख्ती लगाने की कार्यविधि उसके अंदर है। और 11 रूल नंबर 11 जो है वो माइनर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए लगाया जाता है, मतलब छोटी शास्ति लगाने की कार्यविधि का वर्णन रूल नंबर 11 में है। 11 में छोटी शास्ति और 9 में बड़ी शास्ति लगाने का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 50% ऑफ सब्सटेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर, तो रूल 1342R2, B rule number 1343R2, and C is rule number 1345R2, and D is none of these। तो ये जो लगाने की 50% न्यूनतम भत्ता देने की बात है, तहत किसके तहत दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जो ए है इज द राइट आंसर। 1342R2 के तहत उनको दिया जाता है। ठीक है। Question number 18, a railway servant shall be deemed to have placed under suspension if he has put in police custody for a period। एक रेल सेवक को कितनी अवधि के लिए यदि पुलिस हिरासत में रखा गया है तो उसे निलंबित मान लिया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 48 घंटे से अधिक होने पे उनको मान लिया जाता है। ठीक है। Question number 19, compassionate allowance in case of removed employee may be granted under। निष्कासित या रिमूव कर्मचारी के मामले में अनुकंपा भत्ता अनुमति किस नियम के तहत दी जा सकती है? तो रूल नंबर 65 है ना, उसके तहत दिया जाता है इसको। रूल नंबर 65 और पेंशन रूल नंबर 1993, इसके तहत ही इनको दिया जाता है। ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विथ इन विच इंटरवल पैटर्निटी लीव विल बी ग्रांटेड? ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 3 मंथ, सी 4 मंथ, एंड डी इज 15 डेज। कितने अंतराल के भीतर पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा? तो ये 6 महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा, इसके बाद नहीं, लैप्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, how much service minimum is required for post retired complementary pass? A 20 years 20 साल, B 25 years 25 साल, C 15 years यानी कि 15 साल, और D 33 years यानी कि 33 साल। जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसेबल इन केस ऑफ। किस मामले में विराम यात्रा जर्नी, ब्रेक जर्नी स्वीकार्य नहीं है? तो जो सेटलमेंट पास दिए जाते हैं ना, उसमें विराम जर्नी यानी कि ब्रेक जर्नी नहीं दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। पीटीओ इज ए प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज, इट्स अ फुल टाइम पेड सर्वेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 25, maximum validity of a privilege pass, it's a D 5 month। Question number 26, how many sets of school pass issued to railway employee? Option A 6 set per year, B 4 set per year, C 3 set per year, and D 5 set per year। Right answer is C 3 set per year। Question number 27, who is the competent authority to grant study leave within India? इंडिया के लिए GM ही ये है। ठीक है। और
अब्रॉड के लिए रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज A 200 days, B 60 days, C 360 days, and D is 300 days. The right answer is D 300 days. Question number 29. Where in Indian Institute of Electrical Engineering located? A Lucknow, B Secunderabad, C Nasik, and D is Pune. The right answer is C Nasik. Question number 30. Which of the following is correct? Statement number A. If vacancies are not available, is equivalent grade a medically decategorized railway employee has to be offered absorbed in a higher grade. B. The employee cannot refuse absorbed in higher grade. यदि सक्षम ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तो एक चिकित्सीय बिटोकृत कर्मचारी को उच्च ग्रेड में समाहित किया जा सकता है। बी. कर्मचारी उच्च ग्रेड में समायोजन से इनकार नहीं कर सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत है, इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। If vacancies are not available in equivalent grade, a medically decategorized employee has to be offered absorbed in a lower grade, not a higher grade. Okay. And the employee may accept or refuse absorbed in a lower grade. वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी रिफ्यूज भी कर सकता है लोअर ग्रेड में जाने से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 31. ड्यूरिंग स्टेशन इंस्पेक्शन बाय एस स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्लोइंग शुड बी चेक्ड. A. HOER roster, B. LEO roster, C. grievance register, and D is all of the above. तो राइट आंसर इज D, all of the above. ये जो है वो सारी चीज़ों को ये करते हैं, जांच करते हैं। किसी तरह का कुछ भी कर्मचारी का ये है तो काम के घंटे, विनिमय, रजिस्टर, मास्टर, अनियमित कर्मचारियों की भर्ती, वरीयता सब कुछ जांच करते हैं। इनका एक वाइड रेंज ऑफ जॉब है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं। A person shall not be qualified for appointment as the chairman under the Central Administrative Tribunal Act 1985 unless he is or has been a judge of a Supreme Court. B. Has for at least 3 years held the office of vice chairman. None of the correct is है, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, और 3 इयर्स की जगह 2 इयर्स होते तो सही होता। क्योंकि जो ट्रिब्यूनल के आर्टिकल्स हैं उसके अंदर उन्होंने यूज किया है कि ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर ए अपॉइंटमेंट as the chairman unless he is or has to be a judge of a high court, or provided that a person appointment as a vice chairman before the commencement of this act shall be qualified for the appointment of a chairman if such person has held the office of the vice chairman at least for the period of 2 years. ठीक है, तो यहाँ पे सभी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखते हैं। अंडर RTI Act 2005, व्हाट इज द टाइम लिमिट for PIO to
टू ट्रांसफर एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। इससे ही रिलेटेड हमने एक आर्टिकल्स डाल दिया है ब्लॉग पे, आप जाएं और वहाँ देखें और आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो है वो है 5 days, B 4 days, C 3 days and D is 10 days. The right answer is A 5 days. ठीक है। Question number 34. Choose the correct statement. When a quarter is allotted to more than one railway servant, statements are: A, the assessed rent should be recovered proportionately on the basis of basic pay of railway servant. ये रॉन्ग है क्योंकि बेसिक पे नहीं होता है, वहाँ पे फ्लोर एरिया होता है। ठीक है, जो फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड होता है उनके आधार पर प्रोपोर्शनेटली ये किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रिकवर्ड फॉर ए रेलवे सर्वेंट शुड नॉट हाउएवर एक्सीड 12% ऑफ हिज emoluments of or his share of the assessed rent whichever is less. एक्सीड 10% होना चाहिए यहाँ पे, तो जाके ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि 12% तो ज़्यादा हो जाएंगे। The amount to be recovered from a railway servant should not, however, exceed 10% of his emolument or his share of the asset rent, whichever is less. ठीक है। स्टेटमेंट सी है, no share will be recovered from the railway servant entitled to rent free quarter. तो ये सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35. फॉर एक्सटेंशन ऑफ वर्क चार्ज पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, work charge post can be extended only if a specific provision exists in the sanction estimate as per yardstick. A, account concurrency is not necessary. C, full power of branch officer for the post controlled by them, and all are correct. तो यहाँ पे कार्य प्रभारित वर्क चार्ज पोस्ट की विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है, कार्यभारित पद तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब स्वीकृत प्रावधान और यार्डस्टिक के अनुसार विशिष्ट प्रावधान मौजूद हो। वित्तीय सहमति जरूरी नहीं है। सी है, शाखा अधिकारी द्वारा नियंत्रित पदों के लिए उनके पास पूर्ण अधिकार हैं और उपरोक्त सभी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके लिए आप एसओपी मॉडल एसओपी को आप पढ़ सकते थे या पढ़ सकते हैं। क्रिएशन एक्सटेंशन ऑफ वर्क चार्ज पोस्ट पीएचओडी सीएचओडी की फुल पावर है, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम को फुल पावर है जो उनके कंट्रोल में डिवीज़न या वर्कशॉप के अंदर है, लेकिन ब्रांच ऑफिसरों के लिए नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है अकाउंट एसोसिएट फाइनेंस कंकरेंस इज नेसेसरी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, अब बच गए ए। ठीक है, इनको हम पढ़ लेते हैं फिर से। वर्क चार्ज पोस्ट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जिस्ट इन द सैंक्शन एस्टिमेट एंड एज पर यार्डस्टिक, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि यार्डस्टिक के आधार पे और एस्टिमेट के आधार पे पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, तो ये सही है और उनको बढ़ाया भी जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इस मामले में डीओपीटी ने एक दो ऑब्जेक्शन लिए थे 2015 के आसपास के दौरान कि भाई आप रेलवे के लिए खासकर कि भाई आप ऑफिसरों को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रमोशन देने के लिए आप वर्क चार्ज पोस्ट की क्रिएट करते हैं। तो रेलवे ने जवाब दिया था कि जो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं
तो उनकी जो 92 करोड़ के आसपास जो लागत होती है, इस्टेब्लिशमेंट रेवेन्यू होते हैं, उसके आधार पे ही हम एक एसएसजी के पोस्ट और या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट लेवल का क्रिएट करते हैं और उनकी ज़रूरत होती है, तो इस आधार पे। चलिए हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके आधार पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे? ए उम्मीद, बी CST, सी RLHS एंड डी इज अर्पण। तो यहाँ जो ऑप्शन है अर्पण, यही सही आंसर है, क्योंकि ये आपने मेडिकल कार्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अर्पण इज एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है। उम्मीद है यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। CST है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इंजीनियरिंग है। RLHS है रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997। तो ये थे। इसके अलावा FMA आता भी है, ऑफिस मेडिकल अलाउंस होता है जो 1000 अभी मिलते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए हैं। टू ऑथराइज ए नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट टू प्रपोज ऑन ड्यूटी आउटसाइड ऑफ जोनल रेलवे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज पावर टू बी एक्सरसाइज बाय जूनियर स्केल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ देयर कंट्रोल। बी अकाउंट कंग्रेस इज नेसेसरी एंड बोथ आर करेक्ट, और डी इज नन ऑफ द करेक्ट। तो यहाँ पे भी SOP से रिलेटेड सवाल है ये, और ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत हैं। ठीक है, अब गलत क्यों है? क्योंकि अकाउंट कंग्रेस की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरा इसमें JAG तक को फुल पावर है, जूनियर स्केल ऑफिसर की पावर नहीं है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर जो होते हैं उनको पावर है, जैसे DRM, ADRM, SSG और JAG फुल पावर होते हैं। ठीक है, या फिर अगर सीनियर स्केल भी है तो भी वो इंडिपेंडेंट चार्ज में होना चाहिए, तो फिर वो भेज सकता है। और PHOD, CHOD और HOD जो होते हैं जोनल रेलवे पे, उनको भी फुल पावर है ऑन ड्यूटी आउटसाइड भेजने के लिए। तो यही इसके अंदर है और कुछ खास नहीं है। लेकिन इस पावर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए इकोनॉमी की और एक्सपेंडिचर के बारे में इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं जो पढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आ गए हैं। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CP ग्राम्स? CP ग्राम्स इज अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जो ये हमारे ऑप्शन बी में जो दिख रहा है ना, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं। बेस्ड अमंग द फेल STSC कैंडिडेट मे बी इंक्लूड इन द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज सर्विस ट्रेनिंग फॉर द पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उनको 20% मार्क्स आने पे बेस्ट अमंग फेल होता है, और 6 महीने के ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाता है, और उनकी रिपोर्ट आने पे उनको कंटिन्यू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, in a selection where the STSC vacancies are available, the selection committee is constituted with the officer, one of the officer and one of officer should be। ठीक है, A है SC कम्युनिटी, B ST कम्युनिटी ओनली, एंड C इज OBC कम्युनिटी ओनली, एंड D इज STSC। तो जहाँ STSC की वैकेंसी अवेलेबल है वहाँ STSC का कम से कम एक मेंबर होना जरूरी है, रूल से कहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन D इज द राइट आंसर। Question number 41, which of the allowance has been abolished in 7th CPC? A special LC gate allowance, and B is dual charge allowance, C is both, and D is none of the above। तो हमारा आंसर जो है वो ड्यूल चार्ज अलाउंस होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसकी जगह हमको APA मिलने लगा है, एडिशनल पोस्ट अलाउंस। ठीक है, जो मिलने लगा है, और इसके लिए RB नंबर आप देख सकते हैं 128/2018 देख सकते हैं। ठीक है, और LC गेट के लिए जो है वो एज इट इज है, और उसके लिए RB नंबर 110/2017 है। ठीक है,
तो लेवल 8 तक के लिए 1000 रुपये है और लेवल 8 यानी कि 9 और उसके ऊपर के लिए 1200 रुपये एलसी गेट चार्जेस दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन हायर टीपीटीए सिटी इन लेवल 3? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 7200 प्लस डीए है, 3600 प्लस डीए है, 1800 प्लस डीए है और डी में है 5600 प्लस डीए। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 3600 प्लस डीए होगा। ठीक है, यही सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द रेट पेबल टू ए रेलवे सर्वेंट ऑन ट्रांसफर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल एफेक्ट बाय रोड? एफर्ट होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। इफेक्ट द रोड। ऑप्शन ए है ₹80 फॉर लेवल 12 एंड अबव एंड बी इज ₹15 फॉर लेवल 12 एंड बिलो एंड बोथ आर करेक्ट एंड नन इज करेक्ट। तो जो सही आंसर होगा वो नन इज करेक्ट होगा, क्योंकि लेवल 6 से और उसके ऊपर के लिए 50 रुपये है और लेवल 5 के लिए 25 रुपये और लेवल 4 और उसके नीचे के लिए 15 रुपये हैं। तो इस हिसाब से वो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वालिफाइंग सर्विस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंक्लूड्स A. Probation followed by the confirmation. B. Suspension regularized as leave duty and both, and D is none of the above. तो जो सही बात है वो है दोनों ही आंसर के बजाय हाँ both इज करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पर बिताई गई वो अवधि जिसके बाद नियमित नौकरी चालू रही हो, ये कह रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, और बी कह रहा है कि निलंबन और सस्पेंशन पर बिताया गया समय जिसके बाद ड्यूटी या बिना वेतन की छुट्टी मान लिया गया है। ठीक है, उनको रेगुलराइज कैसे किया गया है। तो ये दोनों ही सर्विस क्वालिफाइंग में माने जाते हैं। अब एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसे क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माने जाते हैं वो अवधि कौन कौन सी हैं। निलंबन जो उसी रूप में रह गया हो और बिना डॉक्टरी प्रमाण पत्र के असाधारण छुट्टी, बिना वेतन की छुट्टी और 18 साल से कम आयु की जो सेवा है रेलवे को वो, या फिर अप्रेंटिस सेवा, हड़ताल जो डिओनस रह गई हो और छात्रवृत्ति या कैंडिडेट सेवा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जो मिलिट्री सर्विस है जो 18 साल से पहले की गई है उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस में गिनते हैं। इसके लिए आरबी नंबर 251/2004 जारी किया गया था जो 23/11/2003 से लागू है। ठीक है, और ये निर्णय लिया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु की मिलिट्री सेवा क्वालिफाइंग सेवा की गणना के लिए मान्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिटायरमेंट बेनिफिट? तो ऑप्शन ए है एडवांस फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड, बी ट्रांसफर ग्रांट, सी सेटलमेंट और किट पास, डी इज रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो राइट आंसर इज ए एडवांस फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड। तो यही सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 40% होता है। ठीक है, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं होता है। तो फिर चलिए, पेंशन इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पे, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 मंथ के जो पे होते हैं या जो लास्ट बेसिक पे होता है उसका हाफ होता है। ठीक है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हैं। देयर इज ए रिजर्वेशन ऑफ डैश फॉर PWD कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू ओपन मार्केट। तो यहाँ पे 4% हो गया है, पहले 3% हुआ करता था। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आरबी नंबर 23/2018 देख सकते हैं। आरबी नंबर 23/2018 देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं।
Which is prohibited deduction from subsistence allowance? A. LIC premium, B. house rent, C. amount due on court attachment, and D is refund of staff benefit loan. The right answer is C. court attachment. ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं, जो हमारा अंतिम है। विच इज नॉट ए डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन? ए रांची डिवीजन, बी समस्तीपुर डिवीजन, सी आद्रा, डी चकदरपुर। तो समस्तीपुर डिवीजन है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद हैं। ठीक है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर, आद्रा, चकदरपुर और रांची। रांची जो है वो लास्ट सबसे लास्ट में नया डिवीजन कह सकते हैं, लास्ट में बना था और नया डिवीजन है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में हम मिलेंगे। चलिए।